दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज के समय की एक चर्चित कवित्री रश्मि भारद्वाज जी। रश्मि भारद्वाज जी कहानियां भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और ये इनकी कविता पर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2016 में ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार मिला है एक अतिरिक्त आ के लिए। और इसके अलावा इनका एक संग्रह और आया है 2019 में, मैंने अपनी मां को जन्म दिया है। रश्मि जी जो है वो मूलतः मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, मतलब मुजफ्फरपुर इनका जन्म स्थान है, लेकिन आजकल दिल्ली में रह रही हैं। रश्मि जी ने अध्यापन भी किया है, गलगोटिया में किया है और अमेठी इंस्टीट्यूट में भी किया है। इसके अलावा इन्होंने रस्किन बर्ड और हंसदा सोवेंद्र शेखर के कहानी संग्रह का अनुवाद किया है, आदिवासी नहीं नाचेंगे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहते हैं, कहानियां छपती हैं, कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं, अनुवाद और संपादन का भी काम करती हैं। रेडियो के लिए इन्होंने नाटक भी लिखा है और एक पत्रिका है बैराकी, उसका ये संपादन कर रही है। इतना तो मुझे पता है, बाकी मैं रश्मि जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार अरविंद जी। शो में जो दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। आप सब तो मुझे जानते ही हैं, लिखती पढ़ती हूँ और बस यही करना जानती हूँ। हाँ, पढ़ाती भी हूँ। अभी कुछ दिनों से अवकाश लिया है मैंने पढ़ाने से, शिक्षण से, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः वापस मुझे वहीं जाना है दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने के लिए जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ये सबसे मुफीद जगह है कि आप जुड़े रह सकें किताबों से और अध्ययन से। अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, हिंदी साहित्य बहुत शौकिया पढ़ा है और अभी भी मुझे लगता है कि पढ़ ही रही हूँ। विद्यार्थी ही रहते हैं हम अपने पूरे जीवन, तभी शायद कुछ महत्वपूर्ण हमें मिल भी पाता है, हासिल भी हो पाता है। बाकी आप अरविंद जी पूछिए, आपको जो भी पूछना है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कविताएं ही लिखना क्यों शुरू किया आपने? ऐसा कुछ नहीं है कि कविताएं लिखना ही शुरू किया। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले कुछ लिखा है तो वो कविता ही थी। बहुत छोटी उम्र में जब हम नंदन चंपक पढ़ा करते थे, एक अध्ययन के संस्कार घर में मिले। जो हमारे नाना जी थे वो स्कॉलर थे, तो वो कुछ पत्रिकाएं मंगवाया करते थे, तो उन्हीं दिनों छोटी छोटी तुकबंदियां लिखने का था। पर ये मुझे लगता है जैसे जैसे हमारा जो समय है और जितनी तरह की जटिलताएं हैं हमारे समय में, और स्त्री होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत कम समय लेखन के लिए हम निकाल पाते हैं, या यूं कहें कि चुरा पाते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था ना कि आपके पास अपना एक कमरा होना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी आप गद्य लेखन या आलेख या कहानियां लिख सकते हैं। तो इतना कम समय मुझे मिला लिखने के लिए कि कई बार मुझे याद है कि मैं बसों में पीछे की सीट पर बैठकर ऑफिस जाते हुए लिखा करती थी, या मेट्रो में मैं लिखा करती थी, या रात को जब मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूं और कल के दफ्तर की भी तैयारी हो जाए, तब जो आधे एक घंटा मिलता था। तो और कई बार ऐसा हो कि कविताएं अवचेतन में चलती रहती हैं, तो वो अचानक से उसके लिए मुझे अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। लेकिन कभी भी किसी पत्रिका के लिए आलेख लिखा या इन दिनों एक उपन्यास पे काम कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए अलग से बैठना पड़ता है, अलग से सिटिंग देनी पड़ती है। और मुझे लगता है एक स्त्री के लिए इतना आसान नहीं है कि वो अपने सब चीजों से काम चुराकर, सब चीजों से समय चुराकर 3 घंटा 4 घंटा लगातार अपने इमेज पर बैठ पाए और लिख पाए। जिनको ये समय मिल जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा अपनी रूटीन को बनाऊँ, ताकि और ज़्यादा समर्पित और अनुशासित होकर लिख पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ है जो अभी लिखना है, जो अनकहा रह गया है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि एक जो सीमा है कविता की, जहाँ पर आप फिल्मों में बात कहते हैं पर बहुत कुछ अनकहा वहाँ भी हम छोड़ देते हैं, वो भरपाई गद्य में हो पाती। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कविता ही लिखना,
खाना बनाते हुए, बच्चे पालते हुए, बच्ची को पालते हुए और अपनी पढ़ाई भी साथ-साथ करते हुए मैंने अपनी बेटी होने के बाद अपने एमए, एमफिल की पढ़ाई की है। तो सब चीज़ों को साथ में लेके चलना, उसी में कहीं-कहीं बीच में कविताएँ आ जाती थी। कभी भी बहुत व्यवस्थित लेखन मुझे नहीं लगता कि मैंने किया है। लेकिन हाँ, अब मैं ज़रूर सोचती हूँ कि शायद मुझे बहुत व्यवस्थित होके करना चाहिए। समय अब यही जीवन है और हम स्त्रियों का जीवन ऐसा ही रहेगा कि उसमें से समय तो निकालना ही पड़ेगा, चुराना ही पड़ेगा। और दूसरी ये भी बात है कि आर्थिक ज़िम्मेदारी भी अब हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ सिर्फ घर के कामों में ही बंधी हुई हैं, बाहर भी देखना है, बच्ची को भी देखना है, घर भी देखना है और इन सब के बीच लेखन करना है। तो मुझे लगता है बहुत चुनौती वाला काम हो जाता है ये, मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है हर दूसरी स्थिति के लिए यही स्थिति हो जाती अ, ये बताइए कि अभी उपन्यास लिख रहे हैं तो उसके लिए समय निकाल पाती हैं? जी, मैं सुबह लिखती हूँ बहुत सवेरे उठ के या फिर लेट नाइट जब बच्चे सो जाती हैं और बहुत मुश्किल होता है, सही बात है, क्योंकि वो साल भर से लिखा जा रहा है और अभी तक नहीं है, तो वो आप समझ सकते हैं क्योंकि जब तक आसपास एक माहौल नहीं बनता है लिखने का या थोड़ी शांति ज़रूरी होती है। अब कहीं कुछ आवाज़ हो जाए या फिर काम आ जाए तो वो वहाँ पे टूट जाता है, ऐसा तो होता ही है। एक तो आपको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, फिर अभी आपको धिंगरा फैमिली फाउंडेशन और का पुरस्कार मिला हुआ है। कैसा लग रहा है पुरस्कार पाने के बाद? सर, पुरस्कार तो आपको प्रोत्साहित करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बाकी तो सर क्या है, लिखना है, लिखते ही रहना है। प्रोत्साहन मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, अगर मिल जाते हैं तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी चीज पढ़ी गई, सराही गई। कहीं तो हम पढ़े जा रहे हैं, कहीं तो हम सराहे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पाठक सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब पाठक पढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे पाठक खोज के आप पढ़ते हैं या पत्रिका में जब आप छपते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के सुदूर गाँव से फोन आता है, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट से भी मेरे पास एक तो सज्जन या स्त्रियाँ हैं, उनके मैसेज आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सुखद लगता है कि वो पढ़ के और नंबर लेके मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या ईमेल करते हैं, तो लगता है कि लिखना सार्थक हुआ, जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे थे वहाँ तक पहुँच पाए। आप कभी गोष्ठियों में जाती हैं? जी बिल्कुल, अभी जब तक ये हमारे कोरोना का कहर नहीं आया था तब तक तो जाना है, हमेशा जाना होता था, दिल्ली में भी, दिल्ली के बाहर भी। मतलब गोष्ठियों में जाती हैं, मंचों पे तो नहीं जाती हूँ, उस तरह के कवि सम्मेलनों में जाती हैं? अच्छी कविता नहीं ना, शायद मेरी कविता भी उस तरह की नहीं है कि मंचों पे सराही जा सके। वो जो साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं या साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उनमें, भले उसमें अगर 20 श्रोता भी हो, आए दिन अब दिल्ली में तो खास करके ऐसा देखने में आ रहा है कि श्रोता बहुत घटते जा रहे हैं, लेकिन वो 20 श्रोता भी अगर अच्छे श्रोता हैं जो कविता और साहित्य की समझ रखते हैं, तो उनके बीच कविता पढ़ के भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि आजकल जो कविता की स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कविता की स्थिति, कविता में जो गुटबाजी है, गिरोहबाजी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने आपको कल ही बता दिया कि अगर सिर्फ स्त्री होने के नाते बात करूं तो स्त्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं क्या, मुझसे अग्रज जो पीढ़ी है उनके भी नाम लेवा नहीं है। जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं फलाना कवि, लेकिन आप कवियत्रियों के लिए फिर अलग से एक ब्रैकेट बनाते हैं। और कवि होने के भी नाते अगर बात करूं जिसमें मैं जेंडर को हटा दूं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंदरूनी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। जो कवि लिख रहे हैं वो जीवन में बहुत कम उतर रहा। आप अपनी कविता के अलावा किसी दूसरे की कविता को सराह नहीं सकते। आप तरह तरह की बातें करते हैं, आप एक कुछ समर्थकों के गुट बना के, और सोशल मीडिया ने इस काम को इतना आसान कर दिया है कि किसी की भी कविता हो या किसी भी कवि की बहुत आसानी से यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं, उनका बहुत अच्छे से चरित्र हनन किया जा सकता है। यह सब देख के बहुत दुख होता है। आलोचक स्वयंभू बन जाते हैं फेसबुक पर बहुत सारे लोग, जिन्हें ना आलोचना की समझ है, ना उन्होंने
ठीक से अध्ययन मनन किया है, कवि क्या कहना चाहता है उसकी उसके अर्थ तक पहुंचे बिना बहुत ऊपरी जानकारी लेके या कवि के जीवन शैली को देखकर वो उस पर लिख देते हैं। ये सब एक तरह से मुझे लगता है कि एक कवि की भी हत्या के बराबर ही है कि अगर वो इन चीजों को बहुत ज्यादा ले ले, दिल से लगा ले या बहुत ज्यादा गंभीरता से ले ले, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का कवि आहत होगा। कई ऐसे उदाहरण हैं कि लिखते लिखते लोगों का मोह भंग हो जाता है। तो एक बार मैंने इस पर लिखा भी था कि इस पर भी बात की जानी चाहिए कि किस क्षमता से किसी नए आने वाले का स्वागत किया जाता है। और इसका एक और पहलू मैं कहूंगी कि जो नए लोग भी आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हैं और उन्हें लगता है कि जिन्होंने जो लिख रहे हैं उनकी लकीर मिटाकर या उन्हें ध्वस्त कर हम अपनी एक लकीर खड़ी कर लें। ये दोनों ही देखने में आ रहा है। युवा भी बहुत ज्यादा उद्दंडता कर रहे हैं। अपनी बात कहना, विद्रोह करना और उद्दंडता, इसमें अंतर है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक संतुलन की जरूरत है। इधर महिला रचनाकारों ने कुछ सीमाओं को तोड़ा है। जैसे उन्होंने बहुत सारी ऐसे विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं जो आज तक लिखी नहीं गई। आप समझ सकती हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो भी विषय उठा रही है वो सेंसेशन फैलाने के लिए नहीं है, तो फिर उसका पूरा स्वागत है और उन पे भी बात किया जाना चाहिए। कई ऐसे विषय हैं, जैसे अब जो तुरंत कुछ कविताएं याद आ रही हैं, एक दामिनी यादव की महावारी याद आ रही है, अनुपम सिंह है, उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप पे कविता लिखी है जो बिल्कुल अलग है। एक ऐसी मेरी भी कविता है पहनावा, और अभी हाल फिलहाल मैंने यूनी शीर्षक से एक कविता लिखी है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ स्त्री जीवन से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी वर्जित चीज नहीं है जिस पर बात नहीं की जानी चाहिए या जिस पर नहीं लिखा जाना चाहिए। इसी प्रसंग में मुझे अनामिका जी की स्तन कविता जो ब्रेस्ट कैंसर पे लिखी गई थी वो भी याद आ रही है, जिसपे बहुत विवाद हुआ था। तो मुझे लगता है कि इन पे बात किया जाना जरूरी है क्योंकि ये भी स्त्री जीवन के अंग है, ये कोई अलग से उठाकर नहीं लिखा जा रहा है। हाँ, कविता में फिर कोई बात हो, कविता कोई प्रयोजन सिद्ध करती हो, कोई संदेश देती हो, कोई अर्थ ढूंढती हो, फिर उस कविता का स्वागत किया जाना चाहिए। अगर वो सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए लिखी गई है तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो पूरी तरह से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। बात आपने बताई कि कविता जो है वो कुछ ऐसे विषयों में जो अब तक वर्जित रहे हैं और महिलाओं के लिए कई बार बहुत समस्या पैदा करते रहे हैं, उन पर अगर कविताएं लिखी जा रही हैं उनके दुख दर्द से जोड़ करके और पुरुषवादी समाज को चुनौती देने के लिए अगर या झकझोरने के लिए, उनको सोचने के मजबूर करने के लिए लिखी जा रही हैं तो उनका प्रयोजन सही है। लेकिन अगर सिर्फ सेंसेशन के लिए किया जा रहा है तो ठीक, बिल्कुल आपने सही बात कही। अब आपकी कविताओं का पाठ किया जाए, है ना? आप बातें भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा तो बीच बीच में कनेक्शन ही चला गया। आप कोई सवाल दोहराना भी चाहे तो स्वागत है। नहीं, मेरे ख्याल से जो मेरे दिमाग में बातें थी वो लगभग आ गई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यही थी कि महिला जो कवित्रियां हैं, जो महिला रचनाकार हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आ रही वो आपने बता ही दिया, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने बात की। फिर ये भी बात पूछनी थी कि जो गिरोहबंदी है जो साहित्य में, और मतलब कि अगर आप किसी गिरोह में शामिल नहीं हैं, खास करके कवियों और सोशल मीडिया के आने के बाद जो गिरोह थे या जो गिरोह अगर हैं भी या जो चाहते हैं कि संचालित करें, वो बहुत कमजोर हुआ है। हर किसी का अपना पाठक है, हर किसी का अपना पाठक वर्ग बन चुका है जो सब कुछ पढ़ रहा है, जो सब कुछ समझ रहा है और नए नए लोगों को खोज के पढ़ रहा है। उसे तो स्वयंभू नाम ही नहीं चाहिए, वो खोजता है, पढ़ता है, उसे जो अच्छा लगता है वो शेयर करता है, पोस्टर बनाता है, वीडियो बनाता है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया की चाहे जितनी भी हम नकारात्मकता गिन लें, लेकिन उसका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर हमें मंच मिला है।
मुझे लगता है मैं तो जितना मेरी शुरुआत हुई है, जितना कुछ मैंने लिखा है ब्लॉग पर और बाद में अपने वॉल पर और वेबसाइट्स पर, ज्यादातर सोशल मीडिया पर, उसके बाद मैंने पत्रिकाओं में भेजा है, उसके बाद पत्रिकाओं में आई है। तो ये जगह अगर आप यहाँ इसको संतुलित और संयमित ढंग से इस्तेमाल कर सकें तो मुझे लगता है ये जगह आपको एक मंच तो देती है और सकारात्मक। ये हम पर है कि हम इसका कितना इस्तेमाल करें, कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि सोशल मीडिया ने तो एक माध्यम दिया ही है अपने एक्सप्रेशन को, मतलब अपनी बात को रखने के लिए, और इसमें जो लोकतांत्रिकता बहुत बड़ी है। मतलब कि आपने पहले ऐसा होता था कि आपने एक कविता लिखी, भेजी, आपने पता नहीं वो संपादक ने पढ़ी नहीं पढ़ी, छपी नहीं छपी। अभी तो आपने एक कविता लिखी और आपको लगता है कि अच्छी कविता है, तो आपने डाला फेसबुक पर और तुरंत 2 दिन के अंदर उसके ऊपर सारी प्रतिक्रिया आ जाती है, अच्छी भी और बुरी भी। कई बार उसमें आलोचना भी कर देते हैं। इसके लिए स्त्रियों को सुनना भी पड़ता है कि स्त्री होती है, कोई स्त्री है तो उसकी कविता पे ज्यादा लाइक है, अगर वो तस्वीर लगा दे। लेकिन ठहर के सोचने की बात है कि सिर्फ इतनी शैलो बात नहीं है कि वो स्त्री है इसलिए उसको लाइक मिल रहे हैं, उसको कमेंट्स मिल रहे हैं। वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। अंततः तो सिर्फ और सिर्फ कविता और आपका लिखा हुआ ही रह सकता है। इसलिए ये परेशान हो जो होते हैं कि स्त्री है इसलिए उसको लाइक मिल रहे हैं, उसको कमेंट मिल रहे हैं और वो कवि बन गई है या लेखिका बन गई है, तो ये मुझे लगता है सत्य ही सोच है। मेरा तो मानना है कि इस तरह की सोच एक्चुअली पुरुषों की कुंठाएं होती है दरअसल, क्योंकि बात ये सिर्फ स्त्री होने तक नहीं रुकती। फिर वो आता है कि सुंदर स्त्री है तो ज्यादा लाइक मिलेगी, अगर सुंदर नहीं है तो कम लाइक मिलेंगे। ये आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा था। और हम लोग भी जब लिख रहे थे, शुरुआत हम लोग कर रहे थे, तो हमारी कहानी मान लो नहीं छपी और मान लो किसी महिला की छप गई, तो लोग कहते थे कि देखा, मैं कह रहा था ना कि वो संपादक जो है वो महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो ये तो पुरुषवादी सोच है दरअसल। और आज की कविताओं ने और खास करके महिला रचनाकारों ने इस सोच को चुनौती दी है और अच्छी रचनाएं आ रही हैं बाहर। तो अब आपकी कविताओं का बात वही हो रही है कि स्त्री है और युवा है और सुंदर है तो उसका स्थान बन जाएगा, इससे ही बात करते हैं। हालांकि इसमें तो बहुत तरह से कही है, लिखी भी है, लाइव्स में भी बोला है कि ये रास्ता लंबा नहीं है। आप कोई भी पुरुष या कोई स्त्री भी अगर ये सोचती है कि कोई स्त्री सुंदरता के बल पर आगे बढ़ रही है या युवा है इसलिए आगे बढ़ रही है, तो ये रास्ता लंबा नहीं होता है। उन्हें ये ठहर के सोचना चाहिए कि वो कुछ दिनों के वंडर बन के रह जाएंगे। अंततः उसका लिखा हुआ, उसका अध्ययन और उसका जो व्यक्तित्व है वही सामने रह जाता है। तो ऐसी ही कुछ एक कविता थी, रिक्त स्थान, जो मैं पढ़ना चाहती थी। उसमें मैंने इसको परंपरा से जोड़ के भी एक कविता लिखी है। एक पुरुष ने लिखा दुख और ये दुनिया भर के वंचितों की आवाज बन गया। एक स्त्री ने लिखा दुख या उसका दिया एक बुलाहना। एक पुरुष लिखता है सुख, वहां संसार भर की उम्मीद समाई होती। एक स्त्री ने लिखा सुख या उसका निजी प्रलाप। एक पुरुष ने लिखा प्रेम, रची गई एक नई परिभाषा। एक स्त्री ने लिखा प्रेम, लोग उसके शयन कक्ष का भूगोल तलाशने लगे। एक पुरुष ने लिखी स्त्रियां, ये सब उसके लिए प्रेरणाएं थी। एक स्त्री ने लिखा पुरुष, वह सीढ़ियां बनाती थी। स्त्री ने जब भी कागज पर उकेरे कुछ शब्द, वे वहां उसकी देह की ज्यामितियां पूछते रहे। उन्हें स्त्री से कविता नहीं चाहिए, वे बस कुछ रंगीन बिंबों की तलाश में। भक्ति काल में मीरा लिख गई, राणा जी माने या बदनामी लगे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। 1930 में महादेवी के शब्द थे, निश्चित नभ का कोई ना, मेरा न कभी अपना। 1990 में लिखती है अनामिका, हे परम पिताओ परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो।
2018 में यह पंक्तियां लिखते मैं आपके लिए तहे दिल से चाहती थी, ग्रो अप एंड मूव ऑन। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए 2000 लिखकर रिक्त स्थान छोड़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब कोई नई बात लिखी जाए। वाह, बहुत अच्छी कविता। जो बात हम लोग कर रहे थे, जो महिला रचनाकारों की और पुरुषों की, जैसे समाज में होता है, और मेरा ये मानना है मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से कि पुरुष जो होता है वो हमेशा शायद महिलाओं से भयभीत रहता है, इसीलिए वो बहुत सारे अंगेबाजियां लगाता रहता है। वो पितृसत्ता है जिसकी संचालिका स्त्रियां भी हैं, उनमें पुरुष और स्त्री बराबर शामिल है। कोई भी स्त्री जो लीक तोड़ती है या अलग हटकर जीना चाहती है, वो इन दोनों पितृसत्ता के पूरे बनावट को ही बहुत ज्यादा चुनती है। और बात आपने की सुंदरता और युवा और संपादक के खुश होने की, तो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि कोई भी स्वतंत्र चेता, अध्ययनशील, मननशील स्त्री ये नहीं चाहेगी कि उसके शरीर या उसकी खूबसूरती के बल पर उसको आंका जाए। वो इससे दुखी होगी। और मुझे लगता है कि ये चीज अब बहुत साल बीत गए, हमने इतना सारा कुछ स्त्री विमर्श और स्त्रीवाद और इतनी सारी रचनाएं और इतने सारे नाम हमारे सामने हैं, इतनी मजबूत स्त्रियां हम मिली हैं साहित्य में, कृष्णा सोपती से लेकर मृदुला गर्ग से लेकर नासिरा शर्मा तक। तो मुझे लगता है अब समय है कि हम बस उनकी रचनाओं से उन्हें आंकें और उनके जीवन को अलग करके चलें। वो क्या जी रही हैं, कैसे जी रही हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, उनका लेखन महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगली कविता प्लीज। जी, एक कविता मैंने लिखी थी, रोहिंग्या पर लिखी थी मैं वो सुनाना चाहूंगी। मेरी प्रिय कविता भी है। और जब बाद में ये एनआरसी और कागज दिखाओ वाली बात आई, तो वो कविता कहीं ना कहीं अपने आप एक नए अर्थ में मेरे सामने आकर खड़ी। तो वो कविता मैं पढ़ना चाहूंगी, इन अ पेपर वर्ल्ड। इन अ पेपर वर्ल्ड एक शब्द है जो इन अ पेपर टाउन से बना हुआ है, कि जो एक्चुअली मानचित्र पर स्थित होता है पर वह कहीं वास्तव में होता नहीं है। तो वही एक कविता है। कुछ लोगों का कोई देश नहीं होता, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई 4 दीवारों वाली छत नहीं होती जिसे वे घर बुला सके। ऐसा कोई मानचित्र नहीं जिसके किसी कोने पर नीली स्याही लगा वह दिखा सके अपना राज्य। वे अक्सर जहाजों में कर दिए जाते हैं समंदर के हवाले। कोई भी नाव उन्हें बीच भंवर में खो सकती। आग की लपटें अक्सर उनके पीछे दूर तक चली आया करती हैं। किसी भी खंजर या चाकू पसंद आ सकता है उनके रक्त का स्वाद। उनके जन्मते ही किसी एक पुली पर उनका नाम लिखा जाना तय है। उनका खात्मा दरअसल मानवता की भलाई के लिए उठाया गया जरूरी कदम। उनके अब मासूम नहीं रह गए बच्चे जानते हैं कि अक्सर माँ को कहाँ उठाकर ले जाते हैं जहाँ से लौटकर वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती। पिछली बार और फिर कई बार उन्होंने भी चुकाया माँ की अनुपस्थिति का हर्जाना। पिता कभी रोते नहीं दिखाई देते। उनके चेहरे की हर रोज बढ़ती लकीरें दरअसल सूख चुके आंसू। उनके ईश्वर वे हेलीकॉप्टर हैं जो ऊपर से खाने के पैकेट गिरा जाते हैं। कुछ गठरियों में सिमट आए घर को धोते वे पार कर सकते हैं कांटों की कोई भी तारे रातों रात। कांटों से तो सिर्फ शरीर छिलता है, मन से रिश्ता रक्त कभी बंद नहीं होता। एक घर, एक परिवार, एक देश, एक पहचान, कागजों से बनी इस दुनिया में जी सकने के लिए उन्हें दरकार बस एक कागज की। वाह, बहुत अच्छी कविता और बहुत अच्छी तरीके से आपने इसे कन्वे किया अपनी भावनाओं को। और सुनाइए। हाँ सर, कविताएं क्या दर्शक सुनना चाह रहे हैं? कविताएं ज्यादा सुना रहे तो दर्शक भाग जाते हैं। नहीं, मैंने तो आपको बातचीत तो हमारी हो गई काफी, और बीच में कोई बात आएगी तो करेंगे।
लेकिन किस तरह कविताएं सुनना अच्छा लग रहा है। की किस तरह की कविताएं सुनना चाहेंगे? नहीं, आपको जो प्रिय हो, जो आप आप हालांकि हर कविता तो आपने नहीं लिखी होगी, लेकिन जो आपको प्रिय हो वो सुनाइए। एक और कविता है, जहाँ प्रार्थना रत है पुरखे। लौटना सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं, इसके उच्चारण भर से लौटता है एक इतिहास, अव्यवस्थित हो जाता है एक। लौटते हुए तुम खोजते हो तुम्हारे पदचापों की पहचान से भरी पतंगियां, पर वे सब की सब या तो नष्ट हो चुकी होती हैं या कि अनचिन्हेपन की गंध से भर जाती हैं। वापसी के रास्ते में चंद कदमों की दूरी पर ही दिखाई देता है तुम्हें अपना घर, पर उसके मुख्य द्वार पर टिका है रिवायतों का जंग लगा मोटा ताला, और तुम्हारे लिए प्रवेश निषिद्ध की अघोष तख्ती। फिर भी तुम्हें लौटना ही होता है उस मिट्टी में जहां पुरखे सो रहे हैं। उस धरती की छाती पर कान धरो तो पाओगे कि वहां पश्चाताप की सांसें अब भी धुकनी से चल रही हैं। उलीचो तो हाथ सन सकते हैं रक्त के जमे हुए धब्बों से। तुम्हारी एड़ी में निर्वासक का तीर धंधा है, माथे पर अंकित है बहिष्कार की लिपि। उनका दंश तुम्हें लौटा ही ले जाता है एक दिन पीछे की ओर दहलीज पर, जहां कहीं गाड़ी गई होगी उनकी नामिनाद। उस मिट्टी में जहां गिरे हैं उनके श्वेत कण, वहां की हवा में जहां घुली है उनकी देह गंध, वहां के जल में जहां विसर्जित है उनकी नाम। अपनी तमाम शिकायतों को भूलकर लौटना वहां, सिर को नत और होठों को मौन रखना, जहां एक लंबे श्रापग्रस्त जीवन के बाद मुक्ति की नींद तलाशते प्रार्थनारत है पुरखे कि तुम भी शताब्दियों के श्राप से मुक्त हो। वाह, एक लंबी कविता मैं सुनाना चाहूंगी। पहले आपने कहा कि स्त्रियां बहुत आजकल वर्जित विषयों पर लिख रही है, तो कुछ वैसे ही एक कविता है, स्त्री कहाँ रहती है इसका विषय। इसके छोटे छोटे खंड हैं, खंड के नाम भी मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और कविता भी पढ़ती जाऊंगी। अस्पर्श, स्त्री अपनी योनि में रहती है। यह नानी ने अपनी माँ से सुना था। उन्होंने पहले माँ और फिर मुझे इतने कपड़ों में लपेटा कि धूप हवा बारिश सबसे अछूती रही। बारिश के दौरान भी भले ही खुली रही देख, योनि को ममता का स्पर्श नहीं। संचय, उसे सिखाया गया सलीके से चलना, पैरों को जोड़ कर बैठना। सड़कों पर चलते परत दर परत कपड़ों में लिपटी थी वह, फिर भी उन्हें मिलती रही उसकी आत्मगंध। उनकी आंखों में कामना की नग्न रूप देखकर वह भूलती कि उसका भी कुछ काम में था। संसर्ग, वह सोचती है कि जिस प्रथम पुरुष को उसने खुद को सौंपा, उसने उसका हृदय भी देखा कि नहीं, या वह सिर्फ नहीं अक्षत अविचल विजित की जाने वाली योनि मानी। वह जो अंतिम पुरुष होगा, क्या वह भी उतनी ही कामना से भरा होगा उसके वर्ण हेतु, जब शुष्क हो जाएगी उसके भीतर की नदी। प्रतीक्षा, बलात् प्रेम की दीर्घ यातनाओं के मध्य भी शेष रही उस स्पर्श की कामना, जो उसे सदियों के अभिशाप से मुक्त करे, जो उसे छूते हुए उसके हृदय की ग्रंथियां भी खोल सके, जिसके प्रेम में तरल होते हुए उसे पाषाण में परिवर्तित कर दिए जाने का भय नहीं। सृष्टि, प्रथम रक्तस्राव से शिशु जन्म के अपने उद्देश्य तक सृष्टि का सारा भार वहन किया उसने। फिर भी एक स्त्री के लिए वर्जित रहा यह शब्द। उसे योनि को वहन करते हुए योनि की इच्छाओं से मुक्त रहना। अभियोग, उसे पत्थरों से पीटा गया, जंजीरों से जकड़ा गया, अग्नि से जलाया गया, सरियों से विच्छेद किया गया। भोग के बाद
वह घृणा की पात्र थी। स्त्री को मृतदेह पर भी योनि को स्त्री की मृतदेह पर भी योनि को उसके होने की सजा दी। वे डरते थे उसकी अविजित कामनाओं से, उसके अंधेरे अगम्य अनंत से। वह अग्निगर्भा, अनसूया, असुरमश्या उनके लिए नरक का प्रवेश द्वार थी, जहां से निकलकर उन्होंने सृष्टि पर अपना अधिकार किया। मुक्ति। देवताओं ने कहा, आकार में वो किसी बीज से थी, कांति में चंद्रमा से वह पूर्ण थी और पूर्णामृत भी। श्री, प्रीति, अंगदा, पुष्टि, तुष्टि यथा सभी 16 कलाओं से युक्त उसके अंदर बहती नदी से सिंचित थी धरा। वह आकाश गंगा थी और वही पृथ्वी की रहस्य गाथा उससे मुक्ति में ही सिद्धि थी। मानवी ने कहा, शरीर के सभी अंगों की तरह एक अंग मात्र है वह, उसका स्थान तय है और उसका कर्म भी। न अतिशय विकर्षण, न अतिशय आकर्षण, न ही घोर विकर्षण की बात। हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की तरह उसे भी स्वीकार किया जाए एक स्त्री के अंदर, उसके साथ और उससे मुक्त होकर निर्बंध जीना है उसे एक मनुष्य की तरह। आपकी कई बातें इस कविता में आई। जो आपने कहा था कि डरते हैं, तो वो डरने वाली बात की थी यहाँ पर। अद्भुत कविता है ये, अद्भुत कविता है ये। इस पे तो बात होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी कविता है ये। और मैंने इस तरह की गहराई वाली कविता नहीं पढ़ी है। और ये समग्र जो भाव है स्त्री का, वो ये प्रकट करती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सुनाई, 2 कविताएं और सुनिए फिर। आप अच्छा लिख रही हैं। आपका ये शब्द मुझे प्रोत्साहन है। मुझे खुशी है कि मैंने जो आपसे बात करने का फैसला किया, ये बहुत अच्छा रहा। एक कविता, जब आपने पुरस्कार की बात की है, तो ये जो चंद्रिका स्थान कविता है, यहाँ पे इस कविता को पढ़ते हुए मैं एक और बात कहूँगी कि बहुत सारे ब्रैकेट जो हिंदी कविता में बना दिए गए हैं कि जो शहरों में लोग रहते हैं या मध्यम वर्गीय स्त्रियाँ हैं जो महानगरीय जीवन जी रही हैं, जो कि उनका विकल्प नहीं है, उनका चॉइस नहीं है, उनकी विवशता है, क्योंकि जो कस्बाई शहरों से आती हैं वहाँ पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो ये जो चंद्रिका स्थान कविता है, मैं उन सभी उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि लोक या लोक की स्मृतियाँ सिर्फ किसी एक के अधिकार की बात नहीं है। लोक जो है वो हमारे हृदय में रहता है, चाहे हम कहीं भी रहें, हम दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, हम अमेरिका में ही क्यों ना रहें। लोक की जो स्मृतियाँ हैं जो हम लेकर आए, और लोक को हमने कभी ग्लैमराइज नहीं किया है, लोक के सारे दुख के साथ वो हमारी कविता में उतरता है। और ये एसी में बैठ के भी नहीं लिखा गया, जो कई आलोचक कहते हैं कि एसी में बैठकर, महानगरों में बैठकर लोक की कविता लिखी जा रही है। तो इस कविता को मैं पढ़ना चाहूंगी। पुरस्कार की बात आपने की, तो जो निर्णायक है उन्हें ये कविता भी बहुत पसंद आई थी। चंद्रिका स्थान। गांव के सीमांत पर सदियों से खड़ा था एक बूढ़ा बरगद, किसी औघर का अपनी जटाएं फैलाए, अपने गर्भ सहेजे था देवता स्त्री। वह रक्षक स्त्री है तो गांव सलामत है, ऐसा कहते कई पीढ़ियां गुजर गई। उसके खोइछे में हर दिन टांग दिए जाते थे दुखों के अनगिनत चांद सितारे, मन्नतों के कई गोटे। उन्हें वैसे ही सहेज लेती जैसे सैकड़ों सालों पहले कभी अपनी व्यथा को सहेजा। मेरी दादी और उन जैसी कई औरतें हर पखवाड़े बरगद की गोद में बने उस छोटे से स्थान की अंधेरी दीवारों पर सिंदूर से एक आकृति उकेरती, उसे हल्दी, चंदन और कुमकुम से सजाती और गीत गाती हुई
उस पर अपने आंसुओं का अग्नि चढ़ा आती। मेरे गांव ने अपनी देवता स्त्री दुर्गति की, उसे दी थी अपनी पनियाई आंखें, अपने सूखे होंठ और अपना साहित्य। बरगद का वह बूढ़ा वृक्ष उनके कथा गीतों को पक्षियों के कानों से सुनता और उन्हें पंख मिल जाते। वह गांव गांव उड़ते, हर नम आंख को तसल्ली दे आते। ब्याही हुई बेटी को मिलता अपनी माँ का संदेशा। प्रेमी गीतों में खोदते बिछड़ी हुई प्रेम की स्मृतियां। कुंवारियों की आशंकाएं उन्हें सुनकर चैन आती थी। उन गीतों में उगाती थी पीढ़ियों की कथाओं की असंख्य लकीरें, जिन्हें संग साथ गाते बूढ़े बुजुर्ग देवता स्त्री से नई नस्लों की खुशहाली की दुआएं मांगते। चंद्रिका स्थान एक बसेरा था जहां जिंदगी की धूप में तप रही आत्माएं सुकून पाती थी। गफूर रिजवान चचा छाओं में बैठ घंटों किस्से कहानियां बांचते, उनकी बकरियां आसपास घूमती नरम घास खाती। खेतों में काम कर थकी पड़वा मोटी समीमा वहीं बैठ खाती थी अपनी दोपहर की रोटी और अचरा ओढ़कर लुढ़क भी जाती। वृक्ष एक पिता था जिसकी फैली हुई मजबूत भुजाओं पर झूला झूलते खिलाते थे बच्चे, और उसकी रूखी सख्त शिराओं में दौड़ पड़ता हरा ताजा खून। अखवा उठती नई कोंपले। गांव का पतझर हर साल बहुत जल्दी हार जाता था। देवता स्त्री थी सबकी माँ, वह मुस्कुराती और खेतों का बसंत लुट जाता। और फिर एक दिन अचानक एक पगडंडी ने देखा शहर का रास्ता। देवता स्त्री की संगमरमर की चमचमाती मूर्ति आ गई, जिसके होठों पर एक सदाबहार कृत्रिम मुस्कुराहट थी। उस मूर्ति के वैभव को समेटने के लिए छोटी पड़ गई वृक्ष की भुजाएं। अब वहाँ एक विशाल मंदिर है। वृक्ष अब नहीं रहा, दादी भी नहीं, और उनके समय की कई और स्त्रियां। अब वहाँ पक्षी नहीं आते, न मजदूर औरतें। रिजवान चचा अपनी झोपड़ी में बैठे खाली निगाहों से मंदिर जाती यंत्रवत भीड़ को देखते हैं। देवता स्त्री अब लोहे के फाटकों और मंत्रों के तीव्र शोर से घिरी अपनी धवल मुस्कान के साथ एक पवित्र ईश्वर में तब्दील। ये कविता पढ़ते मेरी आंखें भर आई, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये कविता मैंने मेरी आंखों में सच्चाई कि किस तरह से हम एक पूरी संस्कृति, एक पूरी सभ्यता को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं विकास के नाम पर। विकास जो होता है, विकास से महिलाओं की स्थिति में तो ज्यादा फर्क आता नहीं, आया भी नहीं है। महिलाओं की स्थिति मुझे लगता है और ज्यादा खराब हो गई है विकास के साथ, क्योंकि उसके ऊपर उम्मीदें बढ़ गई हैं और उसके ऊपर हिंसा भी बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता कि 20 साल पहले हमने स्त्रियों के ऊपर इस तरह के हमलों, एसिड अटैक और इस तरह के बलात्कार के केसेस सुने होंगे जैसी हम पिछले 10 सालों में सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से स्त्रियां आगे बढ़ती जा रही हैं, उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक हिंसा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये मुझे लगता है कि साहित्य में भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश। पहले स्त्रियों को दासी समझते थे और मतलब एक तरह से चार दीवारी में कैद करके रखते थे। अब आज़ादी मिल गई है, लेकिन उस आज़ादी का बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है और बाजार तो उसे एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए दवा का प्रचार भी होता है तो उसमें एक लड़की की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। टायर की ऐड में आप लड़की को दिखा रहे हैं, परफ्यूम के ऐड में आप लड़कियों को दिखा रहे हैं, मेल परफ्यूम में कई तरह की चीजें। बाजार तो यहाँ पे ही स्त्री विमर्श को और स्त्रीवाद को सोचने की जरूरत है कि हमारी आजादी का असली अर्थ क्या है। क्या हम बाजार के उपभोग की वस्तु बनना चाहते हैं या हम समान अधिकारों और रिसोर्सेज के लिए लड़ना चाहते हैं। और पूरे महिलाओं के पूरे अस्तित्व को रिड्यूस कर देते। जब एक लड़का कोई डियो लगाता है तो लड़कियां दौड़ के आ जाती है। मतलब क्या लड़कियां इतनी मतलब को इतना छोटा बना दिया है कि
इतिहास की जो पूरी लड़ाई है कि स्त्री को मनुष्य समझा जाए, बाजार ने फिर से उसे देह में रिड्यूस कर दिया है और बहुत सूक्ष्मता से कर रहा है कि हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि किस तरह से ब्यूटी के जो उत्पाद है, ये गोरी स्त्री है, उसके बाल लहराते हैं तो उसके प्रेजेंटेशन में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इस तरह से करके बाजार हमें किस तरह से खास ढांचे में ढालना चाहता है, ये देखे जाने की जरूरत है। हाँ, ये बात है। और आपकी कविताओं में कुछ चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं और उस लिहाज से देखें तो आप आज के समय की एक अग्रणी कवि हैं। एक छोटी कविता और सुनाएंगी? ये एक कविता है अभिशप्त प्रेमिकाएं। इसके भी 2-3 हिस्से हैं, लेकिन मैं इसका सिर्फ एक हिस्सा पढ़ूंगी जो मैंने सिल्विया प्लाथ के लिए लिखा था। इसका एक हिस्सा है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, दूसरा हिस्सा है सिल्विया प्लाथ के लिए जो ब्रिटिश कवयित्री थी, अमेरिकन कवयित्री थी और काफी दुखद जीवन उनका रहा, आत्महत्या की उन्होंने। तो ये कविता उनके ऊपर ही है, छोटी कविता है। इसका मैंने कहा ये दूसरा हिस्सा है। वह प्रेम में थी कि प्रेम के बीत जाने की यंत्रणा में कितना दाह माथे में कि भट्टी की गर्म आंच ही थी, शीतल लगी। वह विक्षिप्त नहीं थी, उसने तब भी बचाई सभी स्मृतियां जो कविताओं और संतानों के रूप में उसके पास शेष थी। ठीक उसी वक्त जब किसी और के स्पर्श में ही जो उसकी कविताओं को विस्मृत कर रहे थे, कितने शेष रह गए थे उसके अंदर, यह कभी नहीं जान पाओगे। जैसे वह कभी नहीं पढ़ पाएगी तुम्हारा लिखा वह अंतिम पत्र जो तुमने उसकी मृत्यु के बाद अपने गुनाहों से मुक्ति पाने के लिए लिखा था। मृत्यु ने उसे मुक्त किया, एक दीर्घ जीवन के बाद भी उसे ही जीते रहने तुम अभिशप्त हो। ये जो अंतिम पत्र है ये दरअसल द लास्ट लेटर है जो सिल्विया के पति जज ह्यूज ने उनकी आत्महत्या के बाद लिखा था, माफी मांगते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कभी पढ़ नहीं पाई उस माफीनामे को। इसी कविता का अंतिम खंड में पढ़ देती हूँ। ढलके वक्षों और खुरदुरे हाथों वाली नहीं होती है कभी भी प्रेमिका। वह संवारती है अपना शरीर कि शेष रहे कवि में कविताएं और नष्ट करती रहती है अपनी आत्मा को। वह रहती है कवि के हृदय में क्योंकि घरों में पत्तियों को रखा जाता है। वह इतिहास में दर्ज होती है एक अभिशप्त प्रेम। वाह, अद्भुत कविताएं, अद्भुत कविताएं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है आपकी कविताओं की तारीफ करने के लिए। अगर कविताएं इकट्ठे मुझे मिल जाएंगी तो मैं इस पर कुछ लिखना भी चाहूँगा। रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बातें बहुत अच्छी चल रही थी हम लोगों की, लेकिन क्योंकि मैंने सबको बोल रखा था कि रश्मि जी की कविताएं सुनेंगे, हम रश्मि जी की कविताएं सुनेंगे, तो इसलिए कविता पाठ भी। और कविता पाठ तो वाकई बातों से भी ज़्यादा अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आपने अपना समय दिया और हमारे दोस्तों को, हमारे दर्शकों को आपने अपनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, अपनी अपनी अच्छी बातों से उन्हें अवगत कराया। और कम से कम मुझे खुशी इस बात की होगी कि बहुत सारे लोग आपको और अच्छी तरह से समझते हैं, जान गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बुलाया और इतना सारा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।